नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। कौटिल्य के अनुसार शासक को परामर्श देने के लिए दो सभाएं होती थीं। पहला मंत्री सभा और दूसरा मंत्री परिषद। मंत्री सभा में सदस्यों की संख्या 3 से 12 तक होती थी, जबकि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या होती थी 12, 16 या 20। पतंजलि ने चंद्रगुप्त परिषद का उल्लेख किया है, जो चंद्रगुप्त को मंत्रणा देने के लिए विद्वानों की एक सभा थी। मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और उनमें तीर्थों की संख्या कुल थी 18। विभिन्न विभागों के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। अध्यक्षों के अधीन युक्त तथा उपयुक्त नाम के कर्मचारी होते थे। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी और मौर्य प्रांतों के प्रशासक कुमारात्य अथवा आर्यपुत्र कहे जाते थे। कुमारामात्य की सहायता के लिए युक्त, राजुक, प्रादेशिक इन अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। प्रादेशिक मंडल का अधिकारी होता था, युक्त राजस्व अधिकारी होता था और स्थानिक जिलों का अधिकारी गोप और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े हुए थे। मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका और मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन का वर्णन किया था इंडिका में। उसके अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में बटा हुआ था और हर समिति में सदस्यों की संख्या होती थी 5। नगरों में 2 प्रकार की समितियां होती थी, एक सैन्य और दूसरी सामान्य प्रशासन। अग्रोनोमई मार्ग निर्माण का अधिकारी कहा होता था और कंटक शोधन यानी कि फौजदारी तथा धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय होते थे। कंटक शोधन का अधिकारी प्रदेष्टा कहा जाता था और नगर व्यावहारिक न्यायाधीश होते थे। राजुक जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे और जमीन की पैमाइश भी देखते थे। राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था और कुल उपज का ये 1/6 होता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था और विष्टि एक प्रकार का बेगार कर था। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि अदेव मातृक थी, जबकि बलि एक धार्मिक कर था। व्यापार की देखरेख करने वाला अधिकारी पण्याध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। राजकीय टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था और मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक। मौर्य सेना 6 भागों में बटी हुई थी। नौसेना, यातायात, पैदल सेना, घुड़सेना या घुड़सवार सेना, रथ सेना और गज सेना। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, गज सेना इनकी बहुत ही शक्तिशाली होती थी। इसी से इनका सैन्य प्रशासन जो होता था सुदृढ़ होता था, यानी कि गज सेना मुख्य भाग थी। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला नायक होता था और नवाध्यक्ष युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। अंतपाल दुर्गों के अध्यक्ष को कहा जाता था। सेना का वेतन होता था 48,000 पण, जबकि सेना के अंगों के अध्यक्ष का वेतन होता था 12,000 पण। पण यहाँ पर धनराशि यानी मुद्रा थी। मौर्य राजप्रासाद के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी, जिसमें 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे तथा कुमराहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब मौर्य साम्राज्य का पतन भी होता है। मौर्य साम्राज्य के कुछ पतन हैं जो बिंदुवार देख लेते हैं। पहला है अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। दूसरा, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण कर दिया गया था, यह भी इसके पतन का मुख्य कारण था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं थी। प्रांतीय शासकों का अत्याचार, करों की बहुत अधिकता थी और अशोक की अहिंसात्मक नीति। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हम शुंग वंश, कण्व वंश, हिंद यवन, शक पहलव इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुषाण वंश, सातवाहन वंश इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आप लगातार साथ बने रहिएगा। इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार।